तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो नमस्कार शुभम सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। हम बहुत खुश हैं। तो देवियों सज्जनों, आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। इनका नाम है शुभम सैनी। ये एक फॉर्मर एफ सी आई के मेंबर रह चुके हैं और ये बीजेपी से एफिलिएटेड हैं। ये एक्टिंग भी करते हैं। और पहला सवाल मैं आपसे ये शुरू करना चाहूंगा कि मैं इससे पहले किसी सीरियस पॉलिटिकल टॉपिक पे अपने करियर पे जाऊं, आपकी वेट लॉस के बारे में। अगर 2-3 साल पहले की अगर हम आपकी इमेजेस भी देखें या फिर कोई वीडियोस भी देखें, तो उससे और आज की डेट में पता चलता है कि आपने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है। तो आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि इसके पीछे का राज क्या है? सर्वप्रथम नमस्कार आपका। और मैं आपका आभार धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने इस लाइव रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में उसको निमंत्रण दिया। और रही मेरी वजन कम करने की बात, आज से ये 2022 दिसंबर की बात है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव का संपन्न हुआ था। तो ऐसे ही नॉर्मली जो मेरे बहुत से आदरणीय हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने राजनीति की है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं स्वामी यतीश्वरन जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और वो जब साथ रहते थे, हम लोग साथ ही रहते थे वहां पर। तो मेरे वजन को लेकर विभिन्न प्रकार की टिप्पणी होती थी। तो मुझको लगा यार हम क्या नहीं कर सकते जब हम राजनीति में अपना समय देते हैं और अनेक प्रकार के सामाजिक मुद्दों के लिए रात दिन घर से बाहर रहते हैं, जलपान को त्यागते हैं, पहले जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, क्यों ना हम अपने जीवन अपने कायाकल्प पर समय दें। तो मैंने उसका ही अपना संकल्प लिया। तो एक हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर के एस कुलार, उनके मार्गदर्शन में मैंने डाइट प्लान इत्यादि उपयोग किया। तो उस 16 माह के तप एक तपस्या साधना बोल सकते हैं, क्योंकि बाहरी अंतर में मैंने अन्न का त्याग किया। 14 माह मैंने कोई अन्न नहीं खाया गेहूं का, संपूर्ण गेहूं बंद किया मैंने। और लिक्विड डाइट, लौकी तोरी हो गई अपनी, दूध दही मट्ठा दलिया। और लगभग मैं अपने घर से, मेरे जहाँ आश्रम है गुरु जी का 11 किलोमीटर वन साइड पड़ता है, अप डाउन करता था मैं पैदल ही। मॉर्निंग में 4 बजे उठना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान करना, क्योंकि हिंदू संस्कृति संस्कृति के लोग हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में तो ध्यान करना हमारा कर्तव्य भी है। उसके तत्पश्चात मैं घर से पैदल निकलता था, फिर वहां जाकर स्नान करने के बाद जिनकी दिनचर्या, जन जन समस्या को सुनकर उनका निर्वहन करने के बाद उसके बाद मैं फिर पैदल आता था। ये काफी लंबा मेरा संघर्ष रहा है और इस संघर्ष में लगभग लगभग मेरा 63 kg वेट लूज हुआ है। ये काफी बहुत बड़ी माइलस्टोन है आपके लिए। और सवाल आता है अब आपके करियर पे लेकर। आप एफ एस आई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से उसके मेंबर रह चुके हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैं जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैं मेंबर निर्वाचित हुआ, बहुत कम उम्र का एक मैं युवा नौजवान कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता के नाते मुझको मेंबर भारत सरकार में नियुक्त किया गया। मैं सर्वप्रथम तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद थे, केंद्र के मंत्री थे, डॉक्टर पोखरियाल निशंक जी, और मेरे परम श्रद्धेय स्वामी यतीश्वरानंद जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मेरे जैसे युवा नौजवान कार्यकर्ता को इस अहम जिम्मेदारी दी उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में अनेक समस्या हमारे सामने आई, जैसे हमारी बोर्ड की बैठकें होती थी। हमारे चेयरमैन थे जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, बड़े भाई हमारे अजय टमटा जी, वो हमारे चेयरमैन थे। हम्म। तो उनके नेतृत्व में हमने एक संकल्प लिया कि हम उत्तराखंड के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो हमने उसके साथ ही जो हमारे गेहूं चावल आते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मचारी हैं और हमारे जो वहाँ पर अन्य प्रकार के भारत सरकार के अधिकारी गण थे, उनके साथ तालमेल बना के जो वहाँ पर हमारे स्टोर होते हैं उनका निरीक्षण किया। उनमें हमने कमियां देखी कि आप बरसात में इसको रिपेयर क्यों नहीं करवाते। हमारी सरकार खाद्य के लिए बहुत भरपूर पैसा दे रही है कि आम जनमानस को खाद्य सामग्री अच्छी मिले, जिससे हमारा जो आम जनमानस स्वस्थ रहे। तो हमने वो कमियां दूर की गई, उसका निरीक्षण जहां भी हमें शिकायत मिलती थी हम निरीक्षण करते थे। और हमने कभी उसमें ये नहीं देखा कि हमारा कौन कार्यकर्ता है, कौन अधिकारी हमारा अपना है। जो कार्रवाई उसमें हमने की गई, अमल में आई, हमने वो कार्रवाई की। और उसके लिए हमने भारत सरकार को लेटर प्रेषित किया गया। और बात की जाए आपके उत्तराखंड प्रदेश की, आप हरिद्वार के वासी हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी अब इस बार जीत के आई थी। उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, जो भी नॉर्थ की स्टेट्स हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पांचों में से पांचों सीट्स जीती हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है और हरिद्वार में स्पेसिफिकली ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, विजय तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी है। उनके नेतृत्व में जो हमने विकास पथ पर एक अग्रसर हुए, मेन विजय हो रहा। फिर उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री, क्योंकि युवाओं ने उनको कहा है कि आप युवा सम्राट है, हृदय सम्राट।
क्योंकि आप युवाओं के लिए सोच रखते हैं, युवा की जैसी कार्यशैली, आपकी चलने की मार्ग शक्ति का सम्मान करते हैं। अनेक प्रकार से हमारे वर्ग है, भाई बहन है, सबका आप उसी हिसाब से मान सम्मान करते हैं। उनके नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा उत्तराखंड में सफल प्रयास किए, जितने भी हमने काम किए, तो उस एक संकल्प के साथ सिद्ध हुए हमारे। तो उन पर विश्वास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री धामी जी को विश्वास जताते हुए उत्तराखंड की जनमानस ने पांचों की पांचों लोकसभा सीट जिताने का कार्य किया। और जो उत्तराखंड में और जो हिमाचल प्रदेश में जैसे देखा गया था, जैसे मध्य प्रदेश में भी देखा गया था, बीजेपी की सक्सेस दिख रही है, वो बाकी स्टेट्स में नहीं देखी गई थी। जैसे कि पंजाब ले लीजिए, आप हरियाणा भी ले जी। सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 सीट बीजेपी की आई थी और बाकी उनकी आई थी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की। तो और देखिए हम ये भी देख रहे हैं, श्योर, नहीं अब हम यूपी में भी देख सकते हैं, हम महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो पहले पकड़ थी वो गिरी है इस बार। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह तो जग जाहिर है कि जो विपक्षी थे हमारे, जिन्होंने अपना इंडिया गठबंधन बनाया, तो उन्होंने एक अफवाह उड़ाई कि संविधान को बदला जा रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं, बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है, उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि भारत लोकतंत्र देश है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती। और मोदी जी के नेतृत्व में तो पिछड़े दलितों के लिए जो कार्य किए गए, वो आप सबके समक्ष है। उसमें मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कहूंगा कि हमने ये किया नहीं, सब सबके समक्ष है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं। और किसी विशेष वर्ग को हमने कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर किया है हमने कि राम मंदिर का निर्माण किया है हमने, जो 70 साल से प्रतीक्षा में थे। राम मंदिर हमने वहीं बनाया है, उस माटी पे बनाया है। और जो हमने नारा दिया था, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमने उसका संकल्प लगा बिल्कुल निष्ठावान से। और हम बोलते हैं ना, सबको साथ लेकर चलने, चलकर हम्म, हमने वहां उनका निर्माण किया है। हम्म। पर राम मंदिर की बात भी की जाए, जो हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है कि 550 साल बाद राम मंदिर बना है, और इतने समय के बाद राम मंदिर के बनने के बावजूद भी जो अयोध्या था, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसका अयोध्या का, जी। यूपी का, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आए थे। तो इसका क्या हो सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर के लाने के बावजूद भी अयोध्या वासियों ने एसपी को चुना? ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं है। जीता तो हमारा राम, राम भक्त जो जीते हैं वो भी, हम कहें कि अन्य व्यक्ति जीते, अगर अयोध्या की भूमि पर राम भक्त जीते तो अच्छी बात है। वो पार्टी किसी के भी हो, लेकिन राम भक्त होना बहुत जरूरी है। मैं तो अन्य दलों से कहूंगा कि आप, राम ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप जाइए। क्यों किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के साथ आप ये कहते हैं कि हम उनका ये करेंगे वो करेंगे? अपने धर्म में आइए आप, और अपने धर्म का कार्य कीजिए। और रही बात वहां के फैजाबाद के जनमानस की, उन्होंने किस सोच के साथ निर्णय लिया है, वो तो उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्तागण या नेतागण ही बता सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो यहाँ की जो विस्तार या यहाँ पर मुद्दे हैं, उन पे को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ना कि मैं उत्तर प्रदेश का। लेकिन बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी जीता है तो हमारा राम भक्ति ही है। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि जीता तो राम भक्त है। उत्तराखंड की भी अगर पॉलिटिक्स की बात देखी जाए, तो यहाँ पर बीजेपी को बहुत सक्सेस मिली थी। तो आप अपना तो आप बता सकते हैं कि आपका इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में क्या क्या रोल रहा है? देखिए, हम लोग चुनाव लड़े हैं हरिद्वार में, 11 विधानसभा आती है, हमने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं हमारी हरिद्वार में विधानसभाओं की सीटें कम रही है। उसका कारण कुछ ये भी रहा है कि हवा उड़ गई कि आबादी कम कांग्रेस है। आ रही है। आवाज कम है हमारी? नहीं, आबादी तो हमारी, आबादी 1 करोड़ है। छोटा प्रदेश है, लेकिन सक्षम प्रदेश कह सकते हैं हम, सभ्य प्रदेश कह सकते हैं इसको। उत्तराखंड, हम्म, हिमाचल जैसा सभ्य प्रदेश आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का जो भाव है, अतिथि देव भव, आप सबका सम्मान, हम्म। हम लोग सम्मान करते हैं सभी का, अतिथि का हाथ जोड़कर उनका आभार करते हैं कि आप हमारे प्रदेश में आए हो। आबादी होना कोई विशेष विषय नहीं है। विषय ये है कि आपका कार्य योजना प्रदेश को लेकर क्या है। आप पर्यटन को हम्म, बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग, हम रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं, हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से हम उन्नति की ओर हमारा प्रदेश अग्रसित है।
तो हमारी जो हरिद्वार में स्थिति रही है थोड़ी 50-50 रही है हमारी। पिछली बार हमारी 850 विधानसभा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इसमें कार्यकर्ताओं की एक, कहते हैं ना, अति उत्साह, हम लोगों में अति उत्साह रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, हर विधानसभा हम भारी मतों से जीत रहे हैं। तो हम बहुत निकटतम जाके चुनाव में, हम अगर हमारे जो माननीय प्रत्याशी गण थे, बड़े कम मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे, लेकिन फिर भी उत्तराखंड वासियों ने ये एहसास दिलवाया है कि राम को जो लाए हैं हम उनको हम लाएंगे। उनको हम, लाएंगे। हाँ, हम राम मंदिर हमने निर्माण भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने किया है, क्योंकि राम को लाए हैं। राम को कोई विशेष नहीं रहा, राम को एक पूरी एजेंडा के साथ एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई, क्योंकि उससे पहले 70 साल सरकार ने राज किया है। कहाँ थे श्री राम जी को उन्होंने टेंट में रखा था? अरे राम हमारे पूर्वज है, हम राम जी को टेंट में रखे? हम लोग अगर घर की छत में रहते हैं, हम तो आम जनमानस है, और वो तो एक हमारे महापुरुष भगवान हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं, उनको हम टेंट में रख रहे हैं। इससे नरक की बात क्या होगी उन सरकार के लिए? तो उसका विश्वास दिखाते हुए उत्तराखंड की जनमानस ने धामी जी के नेतृत्व में 42 सीटें देने का काम किया है, और हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आई है उत्तराखंड में। हम्म। और बात की जाए हिंदू समाज की, सनातन धर्म की और राम भगवान की, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजें की हैं हिंदू समाज के लिए। पर कांग्रेस पार्टी या फिर जो ऑपोजिशन है वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो बाकी मुद्दों से बच सकें और हिंदू मुस्लिम कर सकें। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए वन जी, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार भारत में आई है, कहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ है पूरे देश में? ये विपक्ष गण ही हिंदू मुस्लिम करवाने को अग्रसित रहते हैं, नारा देते हैं कि 15 मिनट में, 5 मिनट आप पुलिस को हटा दीजिए, हम ये कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताइए, बड़े सभ्य कार्यकर्ता है, सच्चेवान कार्यकर्ता है, शिक्षित कार्यकर्ता है, ये विकास की बात कर सकते हैं हमारे कार्यकर्ता जनहित मुद्दों की बात कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता गरीब कल्याण की बात कर सकते हैं कि कैसे बात हो, गरीब को खाद्य कैसे मिले। हमारे कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम भी कार्यकर्ता हैं। मुस्लिम अल्प मोर्चा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है, तो उसके कार्यकर्ता भी हम लोगों के लिए कार्य करते हैं, उनके यहाँ से हमें मदद आते हैं। हाँ, कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो इधर उधर से, अन्य पार्टी के लोग, तो वो इस प्रकार की अफवाह फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी मुस्लिमों को देश से निकाल देगी। कहाँ भाई, कहाँ निकाला है? मुस्लिमों के लिए तो इतने कार्य किए हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का गुणगान करें। आप क्यों पाकिस्तान की बात करते हैं? क्यों आप सीरिया की बात करते हैं? अरे आप भारत के नागरिक हैं, भारत माता की जय बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए। आप हम नहीं कहते कि चलो आप जय श्री राम बोले, लेकिन भारत माता की जय और वंदे मातरम को आपको बोलना ही होगा, क्योंकि आप भारत के निवासी है, ना कि पाकिस्तान के। अगर आपको बोलने से ऐसा लगता है विपक्षियों को, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम हिंदू मुस्लिम करवा सकते हैं, तो चले जाइए ना फिर पाकिस्तान। आप लोग क्यों भारत में रह रहे हैं? भारत में रहना है तो भारत की बात करनी होगी, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलनी होगी आपको। अब आ जाए भारतीय जनता पार्टी के अगले 5 साल तक। तो अब इलेक्शन फिर भी आ चुका है, जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 3.0 शुरू हो चुका है। पर इस बार जो शुरुआत में पकड़ थी वो अब नहीं देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए अलायंस की 50 से ज्यादा सीटें गिरी हैं। तो इसमें अगले 5 साल पे भारतीय जनता पार्टी का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय को लेकर चिंतन कर रहा है, समस्त कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों, हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं कि ये कहाँ कमी रह गई हमारी। हमारे भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक कार्य करती है, हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं, सबके समक्ष बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। जहां हमारा मत प्रतिशत अधिक था, वहां हम लोग मत प्रतिशत में कैसे कमाए, या हमारी विधानसभा लोकसभा सीटें कैसे कम हुई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने प्रफुंडा फैलाया कि एक मेन प्रफुंडा ये रहा ना विपक्ष का, कि संविधान बदल रहे हैं। हमारे भाइयों बहनों को बौखला गया है, क्योंकि हमारे जो भाई बहन है उस वर्ग से, पिछड़ी जाति हो गए या दलित हो गए हमारे ऐसे, तो उन लोगों को ये बगला गया कि भाई संविधान, अरे संविधान कोई नहीं बदल सकता। मेन ये रहा है विपक्ष का कि संविधान, संविधान बाबा साहब का था, बाबा साहब का है, बाबा साहब का रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, और आने वाले चुनाव में इससे अच्छा हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। असम में हमारी सरकार बन चुकी है पुनः, ऐसा नहीं है?
जनता ने विश्वास जीता। कुछ राज्यों में हमारी पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन वहां हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। हम्म। और अब हम इंटरव्यू के एंड के नजदीक आ रहे हैं। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, मैं सबसे प्रथम तो सबको, आपके ऑडियंस को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप स्वस्थ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी, हम फिट तो इंडिया फिट, क्योंकि हम लोग युवा हैं। अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद वासियों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए एक आइडल की, आइकॉन की तरह काम करेंगे। और हम लोग 24 आवर्स जनता के बीच में कार्य कर सकते हैं, अपने व्यापार को कर सकते हैं, अपने जहां हम नौकरी करते हैं नौकरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्वयं सुबह प्रातः काल में उठकर। आपकी आवाज शायद आ नहीं रही है सर। हेलो, सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी। हम्म। ये आवाज आपको? अब एक सेकंड, अब आ रही है जी आवाज। जी। हाँ, अब आवाज है। शायद मैं यही कहना माइक ऑफ चाहूंगा। हो गया था। ओके। मैं पुनः यही कहना चाहूंगा अपने भारतवासियों को, और खासकर युवा नौजवान साथियों को, कि हम प्रातःकाल उठे, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर की साधना करें, क्योंकि साधना से बढ़ा कोई तप तपस्या नहीं है। हम किसी के कहें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं नहीं। आप सुबह उठिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए। उसके बाद आप सर दैनिक शायद दिनचर्या, आप अपनी योगा कीजिए। उसके तत्पश्चात आप अपने कार्य की ओर अग्रसर कीजिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी विशेष वर्गों को साथ में लेकर और कार्य को विश्वास में रखकर, यानी कागर हम कह सकते हैं कि कार्य के लिए अग्रसर रहती है भारतीय जनता पार्टी। आप आइए, भाई नरेंद्र मोदी जितने भी हमारे जनपद और राज्य हैं, उनमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, नेतागण हैं, उनको मजबूत कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ये सबको समझ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वालों ने तो अभी से कह दिया, अल्लाह ऊपर के नारे लगा रहे हैं। अरे भारत में रहते हम जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, ना कि पाकिस्तान के। तो आप साथ चलिए भारतीय जनता पार्टी के। हम्म। चलिए, अब हमारा इंटरव्यू कंक्लूड हो चुका है। एक सेकंड। तो मैं इससे पहले ये इंटरव्यू एंड करूं, मैं कुछ फीडबैक देना चाहूंगा। मैं खुद दिल्ली का वासी हूं। मैंने खुद जैसे देखा था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रैलियां और थोड़ी पकड़ थी, वो बड़ी मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफी मेहनत की थी, और इसी की वजह से सातों में से सातों सीटें आई थी बीजेपी की। मुझे बाकी स्टेट्स का इतना पता नहीं है, पर मैं फिर भी कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में काफी मेहनत की थी, और फ्यूचर में भी और सक्सीड कर पाएंगे ये। तो शुक्रिया शुभम सैनी जी, आज आप हमारे इंटरव्यू में फीचर हो पाए, और उम्मीद है कि हम कभी फिर से मिले भविष्य में। धन्यवाद आपका। हम्म। शुक्रिया सर।